नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा सेशन है वो है पीटीज स्कोर बूस्टर सेशंस। इसमें आपको मालूम ही है कि मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ एमसीक्यू। हमने सितंबर का भी एमसीक्यू किए थे, करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चंस उसके किए थे। 2 पार्ट में मैंने करवाए थे। इस तरीके से हम अब अक्टूबर के भी करंट अफेयर्स को करेंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है। तो लेट्स टॉक अबाउट द करंट इवेंट्स ऑफ अक्टूबर मंथ। 50 क्वेश्चन मैं इस पार्ट में आपको कराऊंगा, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगा। और ये यूजफुल रहेंगे आपके सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी से लेके एसएससी, बैंकिंग और अन्य सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो नोट्स बनाते चलिए अपना, और सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। सो एज आई सेड, अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स एग्जाम स्पेशल, टॉप 100 एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो जो हमारा मोटो है, क्या है मोटो? करके दिखाएंगे। तो यही स्पिरिट आपको रखनी है। सेशन में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दूंगा, आप बस सेशन को सही से सुने और सही से प्रॉपर नोट्स बनाएं। पहला क्वेश्चन है, टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच आईआईटी? किस आईआईटी ने टेक फॉर ट्राइबल नाम की इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? टेक फॉर ट्राइबल्स। मद्रास, गुवाहाटी, रोपर या कानपुर? एंड द करेक्ट आंसर इज कानपुर। आईआईटी कानपुर ने टेक फॉर ट्राइबल नाम की एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो कि फोकस करती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उनके सॉफ्ट स्किल्स पर, आईटी पर और उनके बिजनेस डेवलपमेंट पर। इन चीज़ों पर ये इनिशिएटिव बात करता है। टेक फॉर ट्राइबल बेसिकली टेक से आप समझ सकते हैं। अगला सवाल उठता है कि क्या आईआईटी इस इनिशिएटिव में अकेले हैं? तो नहीं, आईआईटी कानपुर के साथ 2 और लोग हैं। पहला है ट्राइफेड। ट्राइफेड आपको मालूम ही होगा, क्या है ट्राइफेड की फुल फॉर्म? ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद है छत्तीसगढ़ एमएफपी। छत्तीसगढ़ एमएफपी। एमएफपी क्या है? बेसिकली एमएफपी है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये 3 जनों ने मिलकर टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अगला सवाल, फर्स्ट स्टेट, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टी गायब है स्टेट का। तो फर्स्ट स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। तो कौन सा वो भारत का पहला राज्य बना है जो पब्लिक एजुकेशन को जिन्होंने डिजिटाइज कर दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। केरला वो राज्य है जिन्होंने अपने पूरी पब्लिक एजुकेशन को डिजिटल कर दिया है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्वामित्व स्कीम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में ये स्कीम आई थी, स्वामित्व स्कीम। बेसिकली मैं आपको स्वामित्व की फुल फॉर्म बता दूं इसका आंसर देने से पहले। स्वामित्व का फुल फॉर्म है यहाँ पर सर्वे ऑफ विलेजेस, सर्वे ऑफ विलेजेस अहेड एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये है स्वामित्व स्कीम। किसने लॉन्च किया है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पंचायत, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत हैज लॉन्च स्वामित्व स्कीम। क्वेश्चन 4 पे अगर हम चले तो क्वेश्चन 4 बात कर रहा है विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड क्रूज मिसाइल? भारत का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड क्रूज मिसाइल कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ब्रह्मोस, अग्नि, निर्भय या पृथ्वी। एंड द करेक्ट आंसर इज निर्भय। निर्भय जो है वो भारत का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड क्रूज मिसाइल है। क्या होता है क्रूज मिसाइल? मैंने आपको बताया हुआ है, स्क्रैमजेट इंजन्स का मेरा एक लेक्चर है, आप उसमें जाके देख सकते हैं क्रूज मिसाइल क्या होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो निर्भय जो है भारत का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड क्रूज मिसाइल है। मैं इसमें थोड़े थोड़े स्टैटिक जीके भी के क्वेश्चंस भी लाके आता रहूंगा, क्योंकि वो स्टैटिक पार्ट वो रहेंगे जो अभी करंट इवेंट में जिनके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया गया है, जो भी चर्चा में रहे हैं। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमसे कहता है हाउ मेनी बीचेस ऑफ इंडिया रिसीव्ड ब्लू सर्टिफिकेशन अवार्ड रिसेंटली? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवार्ड दिया जाता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवार्ड दिया जाता है बीचेस को। तो भारत के कितने बीचेस को भी हाल ही में ये अवार्ड मिला है? तो 8 बीचेस हैं। 8 के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है शिवराजपुर, गुजरात में का शिवराजपुर बीच फ्रॉम गुजरात। नेक्स्ट इज गोगला फ्रॉम दीयू। उसके बाद है कसारगोड फ्रॉम कर्नाटका, और पद्दू बिदरी ये भी कर्नाटका से है।
कापड़ केरला से, और ऋषिकंडा आंध्र प्रदेश से, गोल्डन बीच उड़ीसा से, ये आप याद रखिएगा, गोल्डन बीच फ्रॉम उड़ीसा, और राधानगर अंडमान और निकोबार आइलैंड से। इसमें दो आप जरूर याद रखिएगा, एक तो आप राधानगर याद रखिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा ऑड सा लगता है। राधानगर ऐसा लगता है किसी हिंदी बेल्ट का ही कोई जगह हो, हिंदी जैसे ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां से हो, लेकिन ये अंडमान और निकोबार का है। और दूसरा जो है वो है ऋषिकंडा जो आंध्र प्रदेश से है। तो ये आप याद रखिएगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है? ये डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE बेसिकली। तो ये अवार्ड्स को लॉन्च करते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। और किसको मिलता है? बीचेस को। कितने बीचेस हैं? 8। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी हैज अप्रूव्ड फर्स्ट एवर ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी इन इंडिया? तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पहला ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी भारत में लॉन्च किया है? केरला, दिल्ली, पुदुचेरी या उत्तराखंड? एंड द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली वो राज्य है, दिल्ली वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पहला ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लॉन्च किया है। बेसिकली दिल्ली में एक और मूवमेंट अभी चलाया गया है, वो भी आप याद रखिए, करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। युद्ध के विरुद्ध, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ये इस नाम का एक इन्हीं मूवमेंट दिल्ली के अंदर चलाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से अभी ठंड आ रही है तो स्टबल जो बर्निंग हो रही है, उसके बाद एयर क्वालिटी, क्योंकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो उससे जो एयर क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे डिटेरियोरेट होगी। तो उसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एक मूवमेंट चलाया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी तो है ही, टू सेव और इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज इन दिल्ली। इसके बाद आगे बात करें तो करंट रेपो रेट क्या है भारत का? बेसिकली ये सवाल मैं इसलिए लेके आया क्योंकि अभी हाल ही में अक्टूबर में MPC की मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी। आपको मालूम ही है कमेटी में कितने लोग होते हैं? कमेटी में 6 लोग होते हैं। 3 गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 RBI को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें 3 नए लोगों को शामिल किया गया है इसी मीटिंग के अंदर में, राइट। 3 में से एक तो आशिमा गोयल है, बाकी 2 का नाम आप कमेंट थ्रेड में बता दीजिए कि बाकी 2 कौन लोग हैं। जयंत वर्मा तो नहीं है कहीं? तो आप बताइए। MPC की कमेटी में 6 लोग थे, 3 गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट होते हैं, 3 RBI की तरफ से, 3 नए लोगों को इसमें शामिल किया गया। उन 3 में से एक का नाम मैंने आपको बता दिया है, 2 का नाम आप बताइए। तो करंट रेपो रेट, पहले इस सवाल को देख लेते हैं। 4%, 4.5%, 3.5% या 3.25%? एंड द करेक्ट आंसर इज 4%। तो बेसिकली रेपो रेट आपको मालूम ही है, बैंकिंग का सवाल होता है। रिवर्स रेपो रेट भी एक होता है, वो कितना चल रहा है अभी? तो रिवर्स रेपो रेट हमारा चल रहा है 3.35%। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये रेट कितना चल रहा है? 4.25%। ये सारे रेट आपको RBI की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लेटेस्ट वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। और बैंक रेट कितना चल रहा है अभी? बैंक रेट चल रहा है सेम MSF के बराबर ही होता है बैंक रेट, 4.25%। तो ये कुछ और अलग से रेट्स थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन कहता है रेस 2020 किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म, वर्क या डिफेंस एक्सरसाइजेस? रेस 2020 रिलेटेड टू विच? किससे रिलेटेड है रेस 2020? सो करेक्ट आंसर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हाल ही में इसका एक समिट हुआ था जो इनॉग्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही किया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ये। 9th क्वेश्चन की अगर और हम चले तो नेशनल पोस्टल वीक इन इंडिया, ये कौन से मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल पोस्टल वीक अक्टूबर में, मार्च में, अप्रैल में, जुलाई में? अब आप में से कई लोग बोलेंगे अक्टूबर का करंट अफेयर आप करा रहे हो तो अक्टूबर ही आंसर होगा। तो आंसर तो वैसे अक्टूबर ही है। सो अक्टूबर में 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में हम लोग नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेट करते हैं। और ये कौन करता है, किस मिनिस्ट्री द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के द्वारा ये किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ये भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एक वर्ल्ड पोस्ट डे भी होता है और एक पोस्टल यूनियन भी है। तो वर्ल्ड पोस्ट डे होता है, पोस्टल नहीं, वर्ल्ड पोस्ट डे होता है, और ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 9 अक्टूबर को। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं, 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में पोस्टल वीक हम मनाते हैं। तो 9 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड पोस्ट डे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 9 अक्टूबर को एक और चीज़ होता है,
प्रोटीन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, और वो होता है वर्ल्ड एग डे। 1996 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहाँ पे एक कमीशन था, एग कमीशन, इंटरनेशनल एग कमीशन। उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था कि 9 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, थोड़ा डिफेंस की ओर। इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली, किस डेट पर हम भारतीय वायु दिवस मनाते हैं? तो भारतीय वायुसेना जो है हमारी, उसका स्थापना दिवस कब है? सो द करेक्ट आंसर इज 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे। क्या है मोटो एयरफोर्स का? एयरफोर्स का मोटो है नभ स्पृशम दीप्तम, ये उनका मोटो है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 8 अक्टूबर को हम एक और चीज मनाते हैं। 8 अक्टूबर को एक और डे होता है, दैट इज वर्ल्ड साइट डे। ये भी आप ध्यान रखना, वर्ल्ड साइट डे। और इस बार का जो थीम था वो था होप फॉर साइट, होप इन साइट, नॉट फॉर, होप इन साइट, ये जो था इस बार का थीम था। तो ये भी आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नोक्रेक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। क्या लगता है क्या ऑप्शन होगा? तो नोक्रेक नेशनल पार्क जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो वो है भारत के मेघालय राज्य में। जी हाँ, मेघालय में है नोक्रेक नेशनल पार्क। किस चीज के लिए फेमस है? बेसिकली रेड पांडा आपने सुना होगा, तो रेड पांडा के लिए जो लास्ट होम्स है भारत के अंदर में, वो इसी पार्क में ये लोग रहते हैं, और ये मेघालय में है, ये आप ध्यान रखिएगा। जेवेर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, जेवेर एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, गोवा, यूपी, आसाम। एंड द करेक्ट आंसर इज यूपी। यूपी में है जेवेर एयरपोर्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन हमसे कहता है कि भारत का जो पहला पैन सर्वे है, जिसका अभी एक रिपोर्ट आया था, सर्वे का जो नाम था, जो टाइटल था सर्वे का, वो था एनएसएस रिपोर्ट टाइम इन यूज इन इंडिया 2019। इसको रिलीज किसने किया है? एमएचए ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसे हम कहते हैं, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है, मॉस्पी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? किसने लॉन्च किया है ये रिपोर्ट, ये सर्वे की रिपोर्ट, एनएसएस रिपोर्ट टाइम इन यूज इन इंडिया 2019? एंड द करेक्ट आंसर इज मॉस्पी। डेटा फैक्ट्स है बेसिकली इसमें 2019 में क्या क्या हुआ, तो मॉस्पी ने इसको रिलीज किया है। 14 पे चलते हैं। संभर लेक भारत के किस राज्य में है? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज राजस्थान। सो राजस्थान में है हमारा संभर लेक, ये आप ध्यान रखिएगा। 15वां सवाल, पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब या हरियाणा? एंड द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना में है पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के हिसाब से किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये, इतना मुझे विश्वास है। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क कहां पर सेटअप किया जाएगा? भारत का पहला ऑर्गेनिक मसालों के बीज वाला पार्क, स्पाइसेस सीड पार्क, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका? एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात में ये पहला पार्क सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। बोनो सागर इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो बोनो सागर नाम की जो एक नेवल एक्सरसाइज है वो भारत और किसके बीच में होती है? श्रीलंका के बीच में, म्यांमार के बीच में, नेपाल के बीच में, या भारत बांग्लादेश के बीच में? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया बांग्लादेश। बोनो सागर नेवल एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? ये बे ऑफ बंगाल में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कई एग्जाम्स में जगह भी पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्टेवो? इस पे भी मैं बात कर चुका हूँ, हमने एक बार डिजिटल एजुकेशन पे बात की थी, तो मैंने उसमें सारे बताए थे कि किस किस राज्य ने क्या क्या लॉन्च किया है डिजिटली। स्वयं प्रभा करके था, ई पाठशाला करके था, वो सब मैंने बताया हुआ है, उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसको आप रेफर कर लीजिएगा। तो कौन सी राज्य है जिसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्टेवो लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज गोवा। गोवा वो राज्य है। तो आपके लिए आज का दूसरा सवाल कमेंट थ्रेड के लिए, गोवा के सीएम का नाम बताएं कि गोवा का सीएम है कौन अभी फिलहाल में, राइट। 19 दल्ले खुरसानी, ये एक तरीके की मिर्च होती है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? दल्ले खुरसानी,
गोवा, गुजरात, सिक्किम या त्रिपुरा? एंड द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम से ये मिर्ची बिलोंग करती है, चिली होती है ये एक, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है कि विच एयरपोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? तो कौन सा एयरपोर्ट है भारत का जो कि पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन चुका है बाय, और इसकी पुष्टि किसने की है, कौन सी अथॉरिटी है वो? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने इसकी पुष्टि की है कि ये हमारा फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन चुका है। पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली? एंड द करेक्ट आंसर इज पुदुचेरी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। रिसेंटली एनिग्मा चैनिडे, ये वर्ड आप जरूर ध्यान रखिएगा, शायद हो सके प्रीलिम्स में भी आ सके, यूपीएससी के आगे 2021 में। तो एनिग्मा चैनिडे अभी वेस्टर्न घाट्स में ये डिस्कवर किए गए हैं। ये किससे रिलेटेड है? फिश है, फ्रॉग है, स्नेक है, लिजर्ड है, क्या है ये? तो बेसिकली ये जो है एक तरीके के बॉनी फिश होते हैं, तो दीज आर रिलेटेड टू बॉनी फिश, और ये केरला में अभी मिले थे, अभी हाल ही में अक्टूबर में ही इनकी डिस्कवरी हुई है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एनिग्मा चैनिडे। आगे बात करते हैं। इसरो इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च इट्स वीनस मिशन बाय? इसरो ने बोला है कि हम अपना वीनस मिशन इस ईयर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या है वो ईयर? विच इज दैट ईयर? 2021 है, 2022 है, 2023 है या 2025 है? एंड द करेक्ट आंसर इज 2025। तो उन्होंने बोला है कि हम 2025 तक अपना जो है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, तो उन्होंने बोला है कि हम 2025 तक अपना ये मिशन कंप्लीट कर लेंगे। और इस मिशन में इसरो के साथ कौन होगा? इस मिशन में इसरो के साथ होगा फ्रांस। थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं बीच बीच में, नो इशू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अलाउज आरबीआई फॉर मर्जर? तो आरबीआई जो बैंकों का विलय करता है, अभी अप्रैल में किया था 2020 में ही, उन्होंने 7 पीएसबी बैंक अब बना दिए हैं लार्ज, और 5 छोटे छोटे हैं, तो काफी सारे बैंकों को मर्ज किया गया। तो ये जो वो मर्ज करते हैं, ये कौन से सेक्शन या किस कानून के तहत करते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस सेक्शन के तहत किया जाता है? सेक्शन 24, 39, 41 या 45? बैंकिंग का बहुत अच्छा सवाल है ये, और एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 45। सेक्शन 45 के जरिए वो मर्ज करते हैं। तो आज के लिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि मर्जर, एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन और अमलगमेलेशन, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इकोनॉमिक टर्म्स है बेसिकली, तो जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी हुई है वो जरूर बता सकते हैं। मर्जर, एक्विजिशन एंड अमलगमेलेशन। नेक्स्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड अटल टनल कनेक्टिंग मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। उसकी लेंथ क्या है? जो अटल टनल उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, अभी हाल ही में अक्टूबर के महीने में ही उन्होंने इसको लॉन्च किया था, तो उसकी लेंथ क्या है? 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर? एंड द करेक्ट आंसर इज 9 किलोमीटर। बेसिकली अगर टू बी प्रिसाइज में बात करूं तो 9.02 किलोमीटर। तो रफली ये उसकी लेंथ है अटल टनल की। कहाँ पर है ये? रोहतांग पास पे, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास इसके पास पड़ता है, और ये मनाली से लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करती है, और साथ ही साथ वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, हु हैज प्रोपोगेटेड द कॉज ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस थ्रू पब्लिकेशन ऑफ जर्नल इंडियन सोशोलॉजिस्ट? अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी अक्टूबर के महीने में ही। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने भारत के आज़ादी के लिए जर्नल दिया था, इंडियन सोशोलॉजिस्ट? और उनका नाम है श्यामजी कृष्णा वर्मा। इन चारों ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो श्यामजी कृष्णा वर्मा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। और साथ ही साथ इनकी मैं एक और खासियत बता दूं कि इन्होंने इंडियन हाउस जो लंदन में है, जो सेंटर बना था, इंडियन हाउस लंदन,
उसको भी स्टैब्लिश इन्होंने ही किया है। कई पीसीएस के क्वेश्चंस में भी आ चुका है कि हु हैज सेटअप और स्टैब्लिश इंडियन हाउस लंदन। तो नाम आप याद रखिएगा, एसके वर्मा या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो एसबीआई के चेयरमैन को भी बदला गया है, अभी हाल ही में उनके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कौन है? दिनेश खारा, उदय कोटक, रजनीश कुमार या हरदीप सिंह। अब उदय कोटक तो नहीं हो सकते, राइट। रजनीश कुमार पहले थे, तो अगर चेंज किए गए हैं तो ये भी नहीं हो सकते, तो दो में से ही चुनाव करना है। तो करेक्ट आंसर इज दिनेश खारा। तो दिनेश खारा जो है वो एसबीआई के नए चेयरमैन है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे रजनीश कुमार, ये आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। तो भारत के किस सिटी को हम लोग बोलते हैं कि ये भारत की कौन सी सिटी है? सिल्क सिटी है, ये आप बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज सिलीगुड़ी। नहीं, सिलीगुड़ी नहीं है, क्योंकि उसमें सिल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया हो जाएगी। द करेक्ट आंसर इज भागलपुर, बिहार। तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है भागलपुर, और उसी को बोला जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। अगला सवाल, इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स 2021, इसको कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को? इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स 2021, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। इसको लॉन्च करती है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में एक और रिपोर्ट लॉन्च की थी, वो भी आप याद रखिएगा, बीटन और ब्रोकन। बीटन और ब्रोकन, ये एक नाम की एक रिपोर्ट आई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इन साउथ एशिया, तो बेसिकली साउथ एशिया को रिप्रेजेंट किया था इसमें। इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड इन साउथ एशिया, राइट। तो ये रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत की रैंक क्या है आर्टन कैपिटल्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स? आर्टन कैपिटल्स, हेंसली की बात नहीं है, आर्टन कैपिटल वाली की बात है। 68, 58, 78 या 88? तो आंसर इज 58। बेसिकली इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि आपको कितने ज्यादा नंबर ऑफ डेस्टिनेशन एक्सेस हैं, तो जो जितने ज्यादा डेस्टिनेशन आपको एक्सेस है उस हिसाब से इसमें आपकी रैंकिंग होती है। इसमें गवर्नेंस का कोई उतना ज्यादा रोल होता नहीं है। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है 58, और हमें कितने डेस्टिनेशंस की एक्सेस है? 52 डेस्टिनेशंस की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें टॉप किसने किया है? इसमें टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड हैज सिक्योर्ड द पोजीशन 1। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2020 ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2020, 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? एंड द करेक्ट आंसर इज 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को हम मनाते हैं। थीम क्या था इसका? थीम बहुत ही सिंपल था, प्रोटेक्टिंग द स्टैंडर्ड्स, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, प्रोटेक्टिंग प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, मानक के साथ, प्रॉपर मानक के साथ। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। साथ ही साथ 14 अक्टूबर को हमें एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वर्ल्ड ई डे, या इंटरनेशनल कह सकते हैं, वर्ल्ड ई वेस्ट डे या इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। और इस बार का जो थीम था वो था एजुकेशन का, ये भी आप ध्यान रखना। 14 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ई वेस्ट डे। नेक्स्ट, आसियान 2020 का ये जो मीट है, इसको चेयर कौन करने वाला है? हु इज गोइंग टू चेयर द आसियान 2020 मीट? इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम या कंबोडिया? कौन चेयर करेगा इसको? एंड द करेक्ट आंसर इज वियतनाम। मैंने इसमें सितंबर के करंट अफेयर में भी मैंने इसके ऊपर बात की थी आपसे, वियतनाम इसको चेयर कर रहा है। और 2021 का कौन करेगा फिर? 2021 का जो करेगा वो है ब्रुनई। ब्रुनई विल गोइंग टू रिप्रेजेंट इन 2021 आसियान समिट 2021 ब्रुनई। नेक्स्ट बात करते हैं 32 क्वेश्चन पे। रिसेंटली एक रिपोर्ट अभी आई थी, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड ओवरव्यू ऑफ लास्ट 20 ईयर्स। इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया है? किसने इसको रिलीज किया है? ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशन।
सो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन है, नहीं, यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है जिसे बोला जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूएन ऑफिस, एक विंग है इन्हीं की यूएन की, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये नीचे भी लिखा हुआ है मैंने अगले क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड है। तो उन्होंने ही इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, दाओस, जिनेवा, वियना या रोम, कौन सा होगा? यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज जिनेवा। बेसिकली डिजास्टर से मुझे याद आया कि हम लोग 13 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 13 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये हम 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी हमने किया था, और जो थीम है इस बार की वो क्या थी? इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस। इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2020 आईफल ग्रैंड प्रिक्स वॉन बाय, अभी ये हाल ही में हुए थे जर्मनी में, इसमें जीत किसने हासिल की? मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जितने भी मोटर रेस होते हैं उसमें 3-4 बंदों के ही नाम गिने चुने आते रहते हैं, तो वही 3-4 नाम आपको इस बार ऑप्शन में दिख रहे होंगे। चार्ल्स लेक्रेक, लिविस हैमिल्टन, वोल्टेरी बोल्टास या सेबेस्टियन वेटल। एंड द करेक्ट आंसर इज, इस बार जो जीते हैं वो हैं लुइस हैमिल्टन। आगे बात करते हैं 2020, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड 2020 ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड 2020 को हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 5 अक्टूबर को करते हैं, या फिर हम इसे 8 अक्टूबर को करते हैं, या फिर हम इसे 11 अक्टूबर को करते हैं, या फिर हम इसे 14 अक्टूबर को करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज, हम इसे ऑब्जर्व करते हैं 11 अक्टूबर को। सो 11 अक्टूबर को हम इसे मनाते हैं, ये आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के हिसाब से। लगे हाँ तो इस बार की थीम क्या थी? इस बार की जो थीम थी बहुत ही आसान सी थीम थी, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। ये इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की थीम थी, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। और लगे हाँ तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसको कोमेमोरेट करने के लिए या इसको अच्छे तरीके से पूरे वर्ल्ड में मैसेज देने के लिए फिनलैंड में एक 16 साल की लड़की को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इसी साल की बात है 2020 की। फिनलैंड में एक दिन के लिए 16 साल की एक लड़की थी जिनका नाम था आवा मोटो, उनको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। 7 अक्टूबर को उनको दिया गया था कि आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर घोषित किए जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिनलैंड आप नाम याद रखिएगा। फिनलैंड की बेसिकली कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2020? तो इस बार का थीम क्या था? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते कब है हम? ये हम मनाते हैं 12 अक्टूबर को, ये भी आप ध्यान रखना। इसे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 12 अक्टूबर, इसको भी क्या मनाना वैसे। तो थीम थी यू आर गोइंग टू विन, या योर एक्शंस कैन मेक द डिफरेंस, या फिर मूवमेंट्स ऑफ एक्शन। क्या होगा करेक्ट आंसर आपके हिसाब से? एंड द करेक्ट आंसर इज, इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2020 ये था इस बार का। आगे चलते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 2020? वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 2020 की थीम क्या थी? प्रोटेक्ट बर्ड्स, प्रोटेक्ट वर्ल्ड, फ्रीडम टू देयर माइग्रेशन इज देयर फ्यूचर, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ये इस बार की थीम थी वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 2020। कब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं? बेसिकली इसे साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। एक हम 9 मई को इसको ऑब्जर्व करते हैं, बाई एनुअल है ये, और हम एक किसको करते हैं 10 अक्टूबर को। तो ये दोनों डेट आप याद रखना। 10 अक्टूबर को हमने किया था, थीम क्या थी? कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 10 अक्टूबर को एक और दिन मनाया जाता है, दैट इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। काम करने के लिए मेंटल हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है। सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 10 अक्टूबर को। और इस बार का जो थीम था वो था मेंटल हेल्थ फॉर ऑल
ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस, तो आप मेंटल हेल्थ में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज रिलेटेड। हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020, 2020 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला है? चार ऑप्शन है आपके पास, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, लुइस ग्लुक। इनको मिला है, 77 साल के हैं, बेसिकली अमेरिकन पोइट हैं ये और एसेइस्ट भी हैं, ऐसे वगैरह लिखा था इन्होंने, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 दिया गया है। आगे बात करते हैं हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज इन पीस 2020। बेसिकली इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर आपको बना के दिया हुआ है, हमने इस पे बात की थी कि नोबेल प्राइज पीस में 2020 में किसको मिला है और उन्हीं को क्यों मिला है, और द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। जी हाँ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है और ये भारत की किस गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है भी हाल फिलहाल? तो यूपी गवर्नमेंट के साथ ये काम कर रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है कहाँ? लंदन, जिनेवा, दावोस या रोम? एंड द करेक्ट आंसर इज रोम। रोम में इनका हेडक्वार्टर है। ये मैंने उस पूरे लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि व्हाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम गॉट पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2020, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। सेकेंड एडिशन ऑफ क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये भी अभी हुआ था। क्वाड में बेसिकली 4 नेशन है, आपको मालूम है कौन कौन से 4 नेशन? एक तो इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और चौथा नेशन कौन सा है? USA है। तो ये 4 नेशनों से मिलकर क्वाड बनता है। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अभी हुआ था, कहाँ पे हुए थे? न्यू दिल्ली में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, सिडनी में हुआ था या वाशिंगटन में हुआ था? एंड द करेक्ट आंसर इज टोक्यो। टोक्यो में ये आयोजित किया गया था। हु इज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशंस? तो फाइनेंशियल रेगुलेशंस को देखने के लिए RBI ने अपना एक न्यू डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया है। कौन है? रजनीश कुमार, आशिमा गोयल, जतिन वर्मा या M राजेश्वर राव? एंड द करेक्ट आंसर इज M राजेश्वर राव। ये भी नाम आप याद रखिएगा, डिप्टी गवर्नर फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशंस, इसको खासकर ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो आगे है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020 हैज बीन गिवन इन द फील्ड ऑफ। इस पे भी मैंने एक पूरा लेक्चर आपके लिए बनाया हुआ है कि किस तरीके से नोबेल प्राइज इन 2020 केमिस्ट्री में उसी फील्ड के लिए क्यों दिया गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से हैं? जीनोम ऑडिटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, बेसिकली सेल्स को रिकम्बाइन किया जाता है इसमें, मॉलिक्यूलर टिश्यूज, या फिर 4 ही ऑप्शन है, वैसे 5वां तो ऑप्शन है नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज जीनोम एडिटिंग। तो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी याद आ रहा है? इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, DNA रिलेटेड है ये, जीनोम एडिटिंग, जीन्स की एडिटिंग होती है बेसिकली, तो इसमें दिया गया था। तो लगे हाँ, तो आपका चौथा सवाल कि जिनको मिला है केमिस्ट्री में अवार्ड वो 2 महिलाएं हैं, उनके नाम आप यहाँ पे कमेंट थर्ड में लिख दीजिए कि उनके नाम क्या है, बहुत अच्छे नाम है उनके। आगे बात करते हैं, विच कंट्री प्लान टू सेंड वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस बाय नवंबर 2020? अभी नवंबर का महीना चल ही रहा है, अभी इस पे न्यूज आ ही जाएगी, तो उस पे हम नवंबर के करंट अफेयर में उसको ले लेंगे कि कौन से देश ने प्लान किया है कि वो विश्व का पहला माइनिंग रोबोट जो है स्पेस में भेजेंगे। इंडिया, रशिया, USA या चाइना? आपको मालूम है ये सारे के सारे स्पेस पावर्स हैं, बिग स्पेस पावर्स हैं, तो द करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना ने ये घोषणा की है कि वो विश्व का पहला माइनिंग रोबोट नवंबर 2020 तक विश्व में स्पेस में भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे, इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, नेशनल नहीं, नेशनल तो हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर इज द राइट आंसर। इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था टीचर्स, इस पे भी मैंने बात की है, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग फ्यूचर, री इमेजिनिंग फ्यूचर, ये आप ध्यान रखिएगा, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग फ्यूचर्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे की ये थीम थी। आगे रिसेंटली एक ट्रायल बनाए गए हैं फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन यूके में, तो उस ट्रेन का नाम क्या रखा है इन्होंने? पहला ऑप्शन है हाइड्रोस्टेप, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोयार्ड, तीसरा है हाइड्रोफ्लेक्स या फिर चौथा है हाइड्रोस्पेस।
तो बेसिकली यूके ने एक फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बनाने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 2023 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ये ट्रेन 2023 तक अवेलेबल हो जाएगी, इस पे काम चल रहा है, हाइड्रोजन पावर्ड है ये। तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोफ्लेक्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतरराष्ट्रीय दिवस, अहिंसा दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम ही है 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। गांधी जी को कॉमेमोरेट करने के लिए ये मनाया जाता है। 2007 में बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी और इसके किसने कहा था कि हमें सेलिब्रेट करेंगे? तो यूएन ने बोला था कि गांधी जी की जो सिद्धांत थे उनको देखते हुए 2007 से ये 2 अक्टूबर से मनाया जाने लगा, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। साथ ही साथ आप एक और चीज याद रखिए कि 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को तो हमें पता ही है, 1 अक्टूबर को वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। 1 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज वेजिटेरियन डे। तो जितने भी वेजिटेरियंस है वो शायद खुश हो गए होंगे, उनके लिए भी कोई डे है, नॉन वेजिटेरियन के लिए तो डे है ही नहीं। नेक्स्ट, WHO वाज एस्टेब्लिश्ड इन, WHO कब स्टैब्लिश हुआ है? 1948 में, 1951 में, या 1949 में, या 1950 में? तो WHO इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन? द करेक्ट आंसर इज 1948। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर है दावोस? नहीं, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? टेड्रोस एडोमम। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी 2020 फॉर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस? तो बेसिकली मेडिसिन और फिजियोलॉजी में जो प्राइज दिया गया था वो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए दिया गया था, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इसमें किसको अवार्ड दिया गया है? तो हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, या एम होटन, या तीनों को? एंड द करेक्ट आंसर इज तीनों को। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों को अवार्ड मिला है और ये खासकर ध्यान रखना है कि मेडिसिन में हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए मिला है। आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम अपना ये सेशन आज समाप्त कर लेंगे, राइट। तो अगला जो हमारा सेशन है वो जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कब आएगा। Who among the following has awarded with 2020 Nobel Prize for Physics? तो नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2020 में किसको मिला है? रॉजर जेज, रीइनहार्ड जेंजल, एंड्रिया पेनरोज, या सभी को? एंड द करेक्ट आंसर इज रीइनहार्ड जेंजल। बेसिकली 3 लोग थे जिनको फिजिक्स में मिला है नोबेल प्राइज। ब्लैक होल्स के लिए मिला था बेसिकली, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेट करता है, ये इन तीनों ने साबित किया था। तो ये 3 जो लोग हैं इनके नाम अलग अलग हैं, मैंने बेसिकली इनके सरनेम को एक्सचेंज कर दिया। तो ये जो सही नाम है इनके, रीइनहार्ड जेंजल, एंड्रिया घेज, और रॉजर पेनरोज। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ता है। तो वैसे करेक्ट आंसर इसका बी है, लेकिन ये तीनों भी नाम तो सही हैं, ये रॉजर, लेकिन इनके सरनेम अलग है। तो रॉजर पेनरोज हो जाएगा, और एंड्रिया जेज, और रीइनहार्ड जेंजल। तो ये 3 लोग थे जिनको मिला था। तो हाफ ऑफ प्राइज जो है वो बांटा गया था, राइट। तो हाफ प्राइज तो मिला था, रॉजर पेनरोज को हाफ मिला था क्योंकि उन्होंने ब्लैक होल को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्ट किया था, और बाकी का हाफ प्राइज जो था वो रीइनहार्ड जेंजल और रॉजर एंड्रिया जेज को मिला था, राइट। और ये क्यों मिला था इनको? क्योंकि इन्होंने गैलेक्सी के बारे में थोड़ी सी बातें की थी, बताया था, प्रूफ दिया था, ब्लैक होल रिलेटेड था सारा। तो ये था आज मेरी तरफ से सेशन। कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा। 50 क्वेश्चन हमने इसमें कवर अप किए, इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा। अगला सेशन जल्दी आपके लिए आएगा, उसमें हम बाकी के 50 क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। टिल देन, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।